गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले मंथ एक पार्टी फॉर्म हुई थी, कॉकरोच जनता पार्टी। अब इसके फॉर्म होने के पीछे का कारण क्या था? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश के जो लोग, जो युवा बेरोजगार हैं और वो सरकार के या कोर्ट के कामों में दखल अंदाजी का काम करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस को रोकते हैं, वो कॉकरोच होते हैं। देखो, इसमें ना थोड़ा सा इनका जो बयान था वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था, बट बाद में इन्होंने इसको यहाँ पे करेक्ट किया और उन्होंने यहाँ बोला कि देखो, देश के युवाओं को उन्होंने कॉकरोच नहीं बोला, उन्होंने ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच बोला है जो परजीवी की तरह एक्ट करते हैं। वैसे जो युवा जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनकी। इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन बाद में ऐसे दिया, बट तब तक यहाँ पर देश में बहुत सारे लोगों ने इनके इस कमेंट को क्रिटिसाइज किया था एंड एक पार्टी फॉर्म हुई, कॉकरोच जनता पार्टी। अब इसका सरकार से एक तरह से आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए ये पार्टी फॉर्म हुई थी। और देखते ही देखते इसके इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत तेजी से जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े और लगभग 22 मिलियन फॉलोअर्स इसके यहाँ पे आपको आज के समय देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही पॉपुलर हुई ऑनलाइन। तो बहुत सारे जो जेंजी युवा थे उन्होंने बहुत तेज़ी से इसको यहाँ पे ज्वाइन किया। अब यहाँ पर एक मुद्दा है जो कि आप जानते हो, नीट पेपर लीक का। अब नीट का पेपर लीक हुआ और भी देखो एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिले पिछले लास्ट 1-2 महीना के अंदर। और भी पेपर लीक्स होने की खबरें आती हैं, किसी पेपर से लोगों का विश्वास उठ जा रहा है। राइट, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी कमिट किया इस वजह से। अब ऐसे केस में यहाँ पे हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है कि आप अपना इस्तीफा दें, क्योंकि आप इस एजुकेशन सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे हैं। अब उसी के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था अभी यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर में। एंड उसमें कुछ 7-8 हज़ार ऐसा लोग बताते हैं कि इतने लोग आए। कुछ लोग कहते हैं कि 2 हज़ार थे, कुछ लोग कह रहे हैं 1 हज़ार थे, बट एनीवेज कि यहाँ पे एक बहुत ही कम मात्रा में लोग आए एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो कि ऑनलाइन उनके 22 मिलियन फॉलोअर्स थे, तो उसके मुकाबले। बाकी देखो, इनकी मांग यही है कि जब तक जवाबदेही, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी कि हाँ पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे इश्यूज जो हुए हैं सीबीएसई के अंदर भी, तो उसके लिए यहाँ पे जिम्मेदार ठहराना यहाँ पे चाहिए। उसी तरह से दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे केरला तमिलनाडु के अंदर कुछ बारिश कुछ एरियाज में देखने को मिली, तो उसी में आपका जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर भी बहुत आपको बारिश देखने को मिली, जिस वजह से बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ है वो आपको बाहर निकलती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों, डेट है आज की 8 जून 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स हैं वो लाइव हो चुके हैं एंड इस प्रतिज्ञा दिवस के मौके के ऊपर आप लोगों को प्रहार 2027 और संकल्प 2028 दोनों बैचेस यहाँ पे मिल रहे हैं। यानी कि आप में से जो बच्चे 2027-28 की तैयारी करना चाह रहे हैं ना, तो उनको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही प्राइस के अंदर 2 बैचेस का यहाँ पे एक्सेस मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो, चीज़ें चूज कर सकते हो। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो। उसी तरह से जो बच्चे हमारे 2029 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो प्रारंभ बैच है वो भी बहुत कम प्राइस के ऊपर इनको देखने को मिल जाएगा, केवल और केवल 27,000 रुपये के अंदर। एंड इसमें 1 साल की आपकी एडिशनल वारंटी, सॉरी वैलिडिटी भी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो बैच है ये इंग्लिश हिंदी तीनों में अवेलेबल है। तो पीडब्ल्यू ऐप पे जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, या इवन डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने इसका जो लिंक है वो आप सबको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है गवर्नमेंट टू रिप्लेस डब्ल्यूपीआई विद पीपीआई। देखो, सबसे पहले तो ना मैं आपको थोड़ा सा चेन के बारे में समझाता हूँ, जो हमारी चेन सप्लाई चेन होती है। देखो, एक होता है, पहले तो होता है प्रोड्यूसर, इसने कोई सामान बनाया, फिर आगे वो जाता है आपके होलसेलर के पास जहाँ पर बल्क में उस चीज़ों की ट्रेडिंग होती है। फिर आता है आपका जो रिटेलर, आपका जो आसपास घर के पास में जो दुकानदार होता है, और फिर फाइनली होता है आपका कंज्यूमर। अब हम जब इन्फ्लेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो हम कंज्यूमर लेवल पे भी निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन या सीपीआई के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप कह लो, नॉट सॉरी, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल लेवल के ऊपर आपको होलसेलर प्राइस इंडेक्स आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही एक इंडेक्स आप यहाँ पे प्रोड्यूसर लेवल पे भी निकाल सकते हैं, इसको हम लोग प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अब पॉइंट पता क्या है, इंडिया में जो आज के समय हम निकालते हैं वो है डब्ल्यूपीआई और आपका सीपीआई, राइट। बट अब हम यहाँ पे ना 5 साल अगले क्या करेंगे, अगले 5 साल डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों आए, सॉरी डब्ल्यूपीआई और पीपीआई दोनों आएंगे। उसके बाद क्या होगा,
जो पीपीआई है ना वो यहाँ पे डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस कर देगा। यानी कि सीपीआई तो एज इट इज चलता ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जो डब्ल्यूपीआई होगा उसको रिप्लेस कौन कर देगा? पीपीआई। अगले 5 साल तक पायलट बेसिस पे दोनों चलते रहेंगे, बट 5 साल के बाद पीपीआई यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा डब्ल्यूपीआई को। अब सवाल आता है कि सर ये रिप्लेस कर क्यों रहे हैं और डब्ल्यूपीआई में क्या चेंजेस हुए हैं, जरा हमें इसको समझना है। देखो, जब हम बात करते हैं ना होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो पहले तो डब्ल्यूपीआई को ही समझ लो। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है? हम लोग जब भी गुड्स बल्क में ट्रेड होती हैं उसमें क्या क्या एवरेज चेंजेस आए प्राइस के अंदर, उसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। सही बात है। अब इसमें एक तो आता है आपके प्राइमरी आर्टिकल्स, एक फ्यूल एंड पावर, एक होता है आपका मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं इनकी वेटेज सबसे ज़्यादा थी 64.23% पहले, अभी भी सबसे ज़्यादा ही है। अब इसकी वेटेज कितनी है? 63%। ऐसे ही सेकेंड पे आपका प्राइमरी आर्टिकल्स की वेटेज है, फिर लास्ट में आपकी वेटेज आती है आपकी फ्यूल एंड पावर की। सवाल आता है इनमें हम देखते क्या है? देखो, डब्ल्यूपीआई जो होता है ना एक बास्केट ऑफ गुड्स के ऊपर बेस्ड है। एक बास्केट ऑफ गुड्स को हम यहाँ पे देखते हैं कि उनका प्राइजेस कैसे चेंज हो रहे हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की जब हम बात करते हैं, इसमें आपके प्रोसेस्ड फूड्स आ गए, टेक्सटाइल, केमिकल, मशीनरी, मेटल्स, ये सब आ जाते हैं। प्राइमरी आर्टिकल की बात करें, इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें आपके फूड ग्रेन्स आ गए, आपके खाने पीने की चीज़ें, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, ये सब आ जाते हैं। फ्यूल एंड पावर की बात करें तो इसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ जाता है। तो एक तो आप ना इनका ऑर्डर याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की, उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स की, उसके बाद आपकी फ्यूल एंड पावर की। आपको अरेंज करने के अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। पहले इसका बेस ईयर होता था 2011-12, अब इसका बेस ईयर बदल दिया गया है 2022-23। मैंने पिछले दिनों के अंदर समझाया ही था कि समय समय के अंदर चीज़ें बदलती हैं, तो करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें बेस ईयर भी चेंज करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे नया बेस ईयर डब्ल्यूपीआई का जो होगा वो 2022-23 होगा, और नंबर ऑफ आइटम्स को भी बढ़ा दिया गया है। पहले डब्ल्यूपीआई की बास्केट में 697 आइटम्स थी, अब इनको बढ़ाकर 957 आइटम्स यहाँ पे कर दिया गया है। तो डब्ल्यूपीआई को बेहतर बनाया गया है, एक तो पहली चीज ये है। ठीक है। और क्या क्या किया गया है अपडेट्स के अंदर? लार्जर आइटम बास्केट मैंने आपको समझा दिया। हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जैसे आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत ही ऐड कर दिए गए हैं। जो आपका ये वाला जो पार्ट था ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसमें अब इसमें हम लोग अच्छे से देख पाएंगे चीज़ें कि अच्छा हमने कितना ग्रीन एनर्जी की तरफ यहाँ पे कैसे हम चीज़ें चल रही हैं, तो उसी में आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें कच्चे तेल की, नेचुरल गैस की, पहले ये प्राइमरी आर्टिकल्स के अंतर्गत थे, पर अब हमने फ्यूल एंड पावर के अंदर ही इनको डाल दिया है। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि देखो जितने भी एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे कोयला, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, वो सारे एक ही कैटेगरी के अंदर आने चाहिए, ना कि अलग अलग। तो ये भी हमने यहाँ पे बदलाव किया है। उसके अलावा ये वेटेज इनका कितना होना चाहिए, किसका वेटेज कितना परसेंटेज होना चाहिए, है ना, कोयले का कितना होना चाहिए, हर एक चीज़ को हमने डिटर्मिन किया है। और इसके लिए जो टेक्निक थी हमने बदल दी है। पहले पता क्या होता था? पहले हम ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, जीवीओ के बेसिस के ऊपर वेट डिटर्मिन करते थे। अब सवाल आता है जीवीओ का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर पहले क्या था ना, पहले जीवीओ तो था ही था। जीवीओ मतलब कितना कोई चीज़ प्रोडक्शन हुई, उसमें इंपोर्ट जोड़ देते थे, माइनस एक्सपोर्ट, इसको हम बोलते थे नेट ट्रेडेड वैल्यू। यानी कि कोई भी मान लो वस्तु है, लेट्स से आपने कोयले की बात करी, अब कितना वो प्रोडक्शन हुआ देश के अंदर, प्लस उसमें कितने बाहर से प्रोडक्ट आए, माइनस कितने प्रोडक्ट हमने बाहर भेजे, तो इसको बोलते थे हम नेट ट्रेडेड वैल्यू। तो ये जो परसेंटेज पहले हम डिटरमिन करते थे ना, ये नेट ट्रेडेड वैल्यू के ऊपर होते थे। पर अब हमने जो नया सिस्टम लाए हैं उसमें ये प्योरली ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट के ऊपर टर्न करेगा। यानी अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स है ना उसी के हिसाब से इनकी जो वेटेज है हमने यहाँ पर डिटरमिन करी है। तो प्योरली डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक्चुअल में लोकल प्रोड्यूसर को कितनी उसकी वैल्यू मिली उसको हम यहाँ पर दर्शा पाएँ। सो दैट इज़ द इंटायर फोकस, और इसीलिए हमने यहाँ पे WPI की बास्केट जो है वो यहाँ पे बदल दी है। तो एक चीज़ तो ये है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगले 5 साल में जो WPI है वो रिप्लेस हो जाएगा विद PPI। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? समझना इस बात को। WPI में ना देखो, एक तो पहली चीज है केवल और केवल आपकी गुड्स आती हैं, WPI के अंदर सर्विसेज आती ही नहीं है।
और आप लोग जानते होंगे कि सर्विस सेक्टर जो है वो भारत की जीडीपी का लगभग 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो भाई जो चीज़ इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है उसको आप कैप्चर ही नहीं कर रहे हो, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात ये है, यहाँ दिक्कत आती है आपकी डबल काउंटिंग की। अब डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है? देखो कई बार ना हम कुछ चीज़ों को 2 बार काउंट कर लेते हैं। कैसे? जैसे आप इसका एग्ज़ाम्पल समझना, मान लो कि आपने एक गाड़ी बनानी है, ठीक है? अब गाड़ी बनाने के लिए आपको टायर की आवश्यकता होती है और फिर आगे जाके वो जो टायर होगा, वो आगे जाके आपका गाड़ी में भी इस्तेमाल होगा या इनफैक्ट रबड़ से भी कोई चीज़ें बनेगी। तो हुआ पता क्या कि आपने रबर को भी यहाँ पे ले लिया, आपने टायर को भी ले लिया। तो कई बार क्या होता है ना कि आप चीज़ों की डबल काउंटिंग करते रहते हो कि सेम रॉ मटेरियल को आपने 2 बार काउंट कर लिया, तो डब्ल्यूपीआई में ये भी कई बार दिक्कत आ जाती है। फिर डब्ल्यूपीआई के अंदर मान लो आपने ट्रांसपोर्टेशन का भी, क्योंकि देखो आपने चीज़ों को बल्क लेवल के ऊपर आपने जब बेचा ट्रेड की, उसी को हम देखते हैं ना, तो उसपे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रेड मार्जिन कितना है, केवल और केवल आपने प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं ली, उसके अलावा भी आपने चीज़ें ले ली। तो देखो यार ट्रेड मार्जिन की वजह से या फिर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसकी कॉस्ट में चेंजेस आएगा। तो एक्चुअल में अगर हमें फैक्ट्री गेट प्रोडक्शन के बारे में जानना है कि वहाँ पर कितनी इन्फ्लेशन हो रही है, केवल और केवल प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें रियल इन्फ्लेशन हमें देखनी है, रियल मतलब कि फैक्ट्री गेट प्राइसेस के हिसाब से हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन देखनी है, तो वहाँ पर हमारे लिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स विल बी अ बेटर मेजर एज कंपेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। दुनिया भर में भी इनफैक्ट ना पीपीआई को काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, आईएमएफ की रिकमेंडेशन भी इसी के रिगार्डिंग है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सोच रहे हैं, मतलब सोच क्या रहे हैं, अब तो हम कर ही रहे हैं कि अब डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस किया जाएगा विद पीपीआई। और देखो ये जो नया हमारा तरीका है पीपीआई का, ये 15 जून से यहाँ पे हमारे सामने आने लग जाएगा, तो नेक्स्ट वीक से यू कैन एक्सपेक्ट द डेटा रिगार्डिंग प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ऑल्सो। तो इसमें पता क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में आपके अलग अलग चीज़ें आएंगी, जैसे एक होगा आपका आउटपुट पीपीआई, एक इनपुट पीपीआई, एक आएगा सर्विस पीपीआई। अब पहले तो नाम में समझो, एक नाम है क्या, इनपुट पीपीआई। अब इसमें क्या होगा, देखो जो भी आपके इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट, आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो इंडस्ट्रीज ने परचेज करी, उसके दाम कैसे चेंज हुए। जैसे मान लो आपने स्टील खरीदा, आपने रबर खरीदा या इलेक्ट्रिसिटी खरीदी किसी ने, तो उसके दाम कैसे चेंज हुए। तो ये इनपुट परचेजिंग की बात है यहाँ पे। ऐसे हम बात कर लेते हैं आउटपुट की। आउटपुट पीपीआई में क्या होगा, यहां पर पता क्या होगा कि जो भी प्राइजेस इंडस्ट्री ने फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो उन्होंने बनाई, उसके दाम कैसे बदले। फर्क समझना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक गाड़ी की बात कर लो, अब गाड़ी बनाने के लिए स्टील चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो सब तो आएंगे इनपुट के अंदर, बट फाइनली अगर मैं बात करूं गाड़ी बन चुकी है, उस गाड़ी का दाम कैसे चेंज हुआ, वो आउटपुट पीपीआई के अंदर आएगा। तो एक इनपुट की बात करेगा, एक आउटपुट की बात करेगा। और ऐसे ही एक होगा आपका सर्विस पीपीआई। सर्विस पीपीआई में हम सर्विसेज की बात करेंगे। पहले मैंने बताया ना कि डब्ल्यूपीआई में तो हम सर्विस देखते ही नहीं थे, पर सर्विस पीपीआई के अंदर अब सर्विसेज भी इंक्लूड होंगी। और ये जो सर्विस वाला होगा ना, ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हमारे पास आता रहेगा। बाकी जो है आपका आउटपुट या इनपुट पीपीआई, ये मंथली बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। सर्विस पीपीआई आपको 3-3 महीने के बेसिस पे आएगा। और यहाँ पर अभी के लिए ये 7 सर्विसेज कंसिडर की जाएंगी: बैंकिंग, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस, पेंशन फंड मैनेजमेंट, रेलवेज, एयर पैसेंजर सर्विसेज, टेलीकॉम। तो अभी इन सर्विसेज का डेटा हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, उनके प्राइस देखेंगे कैसे कैसे बदले हैं, एंड उस हिसाब से हम यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये कुछ बदलाव थे, एक तो डब्ल्यूपीआई की बास्केट चेंज होगी है, और दूसरी बात डब्ल्यूपीआई को धीरे धीरे करके हम पीपीआई से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विंस गोल्ड एट NAEG 2026। ये क्या है? NAEG स्टैंड्स फॉर नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026। अब होता पता क्या है, किस चीज़ ने अच्छा काम किया ई गवर्नेंस के अंदर। मान लो किसी ने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करे, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम यहाँ पर उनको ये अवार्ड्स देते हैं। कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस, ये डिपार्टमेंट जो है इस तरह से अवार्ड्स देता है। तो 2003 में ये अवार्ड्स लॉन्च हुए थे ताकि हम ऐसी गवर्नेंस दे पाएँ जहाँ पर हम लोगों के सेंट्रिक हो पाए, ठीक है ना। क्योंकि देखो ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर अवार्ड देते हैं। तो एक होता है गोल्ड अवार्ड, एक होता है सिल्वर अवार्ड। गोल्ड अवार्ड आपका एक ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट और 10 लाख का इंसेंटिव मिलता है। सिल्वर में आपका 5 लाख का जो इंसेंटिव यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी पता क्या हुआ है, इस बार टोटल 17 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अवार्ड्स मिले हैं, उसमें से 10 गोल्ड अवार्ड हैं, 6 सिल्वर अवार्ड हैं
और एक जूरी अवार्ड है। तो अगर मैं बात करूं कुछ पॉपुलर अवार्ड्स जो मिले हैं, एक है आपका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव है। अब इसमें क्या होता है, देखो आप लोगों को अपने पीआरआई के बारे में पता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वो क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस इंडेक्स के माध्यम से अलग अलग पंचायत की रैंकिंग करते हैं कि भाई लोकल बॉडीज कैसा काम कर रही हैं, कोई अच्छा काम कर रही है, कोई खराब कर रही है, पैसा किस तरह से इस्तेमाल हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही करना, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली किसने इस्तेमाल किया या नहीं किया, है ना, एक्चुअल में उन्होंने हेल्थ एजुकेशन इंप्रूव करने के अंदर काम किया। तो आउटकम्स को मेजर करने के लिए ये बहुत अच्छा इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ऐसे ही आपका एग्री स्टैक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। यहाँ पर किसानों की आपकी हेल्थ आईडी जो है, नॉट हेल्थ आईडी, एग्री आईडी जो है वो क्रिएट कर दी जाती है। तो फार्मर की डिजिटल प्रोफाइल एक तरह से बन जाएगी, एक फार्मर आईडी क्रिएट हो जाएगी, उनकी ज़मीन कौन कौन सी है उनके पास, सॉइल हेल्थ उनकी कैसी है, कितनी सब्सिडी उनको मिली, हर एक डेटा उसके अंदर यहाँ पे होगा। तो एग्रीकल्चर को भी डेटा के साथ इसके माध्यम से हम जोड़ते हैं। फिर ऐसे ही आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फेयर का ई जागृति जो पोर्टल है वो हमें देखने को मिल जाता है। कुछ भी कंज्यूमर्स की शिकायतें होती हैं तो शिकायतों का निपटारा करवाने के लिए ये जो पोर्टल है बहुत काम यहाँ पे करता है। सिमिलरली पिछले साल प्रयागराज मेला हुआ था तो उसके लिए यहाँ पे मिला है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आप लोगों ने ई संजीवनी के बारे में यहाँ पे सुना होगा। ई संजीवनी जो है ये एआई पावर टूल है टेली मेडिसिन कंसल्टेशन के लिए। आपको ऑनलाइन कुछ आपको कंसल्ट करना है हेल्थ के रिगार्डिंग तो इसके माध्यम से ये आराम से हो जाता है। फिर ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है उनके साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए। ऐसे एक जूरी अवार्ड मिला है कोर्स नेटवर्क बाय सर्वे ऑफ इंडिया। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हम अच्छे से लैंड सर्वे करेंगे, कौन सी ज़मीन किसकी है उसका इस्तेमाल करके आगे मैपिंग को और शानदार बनाएंगे, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में काम आएगा, स्मार्ट सिटीज में काम आएगा। तो उसको यहाँ पे जूरी अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये कुछ बातें थी आपके जो ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड्स मिलते हैं उनके रिगार्डिंग, जो आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने, सुराताल बिकम्स इंडियाज 100th रामसर साइट। देखो रामसर साइट हम समझेंगे पर सबसे पहले एक बार हम वेटलैंड्स को समझ लेते हैं। अब वेटलैंड्स आप सब लोग समझते होंगे, वेटलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही शानदार होते हैं। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करो कि इनके इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है ना, इनके इम्पोर्टेंस के बारे में पहली चीज़ तो ये है कि वेटलैंड धरती का केवल 6% एरिया होते हैं पर लगभग 40% प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी को लिए बहुत ही शानदार हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। कई बार बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो वहाँ फ्लड्स आ जाते हैं, पर अगर वेटलैंड होंगे तो वेटलैंड उस पानी को एक तरह से सोख लेते हैं। तो दैट इज़ वाई फ्लड कंट्रोल के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर इनको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी पानी वगैरह होता है ना उसकी पानी की क्वालिटी को ये इम्प्रूव करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन एक तरह से कर देते हैं। फिर कार्बन सिंक का काम करते हैं, अपने आप में जो कार्बन है उसको स्टोर करके रखते हैं, उससे कार्बन मतलब जो सिंक के होने की वजह से आपके जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे बेहतर रहता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लगभग दुनिया की 60% पॉपुलेशन जो कोस्ट लाइन के पास में रहती है उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार सुनामी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं ना, तो अगर वेटलैंड्स होंगे कोनों के ऊपर तो यहाँ पर लोगों को, जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, उनको यहाँ पे एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये होते हैं हमारे वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस। अगर हम रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये बोलता है कि कोई भी ऐसा एरिया जो मार्शी हो, फेन हो, पीटलैंड हो या पानी, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे परमानेंट हो, अगर उसकी जो लो टाइड की जो डेप्थ है वो 6 मीटर तक है तो यहाँ पर उसको हम वेटलैंड के अंदर कंसिडर करते हैं। भारत की डेफिनेशन ये बोलती है कि भाई देखो, सारे ऐसे एरियाज जो कि रिवर चैनल्स, आपके खेत जो आपके चावल के खेत होते हैं, पैडी फील्ड्स, ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स, हम इनको इंक्लूड नहीं करते। साल्ट पैन, इरिगेशन स्ट्रक्चर, एक्वाकल्चर पॉन्ड्स, इसके अंदर हम वेटलैंड्स को हम इंक्लूड नहीं करते। ये हमारी वेटलैंड्स रूल 2017 के हिसाब से ये डेफिनेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंस तो आप लोगों ने समझ ली, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इनको प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से 1971 में रामसर ईरान के अंदर, रामसर बेसिकली एक सिटी है ईरान में, एक कन्वेंशन वहाँ से स्टार्ट हुई जो कि 1975 में फोर्स में आती है। उसका नाम है रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। अब इसमें बात करी गई कि हम ना वाइज यूज़ करेंगे वेटलैंड्स का। इन्होंने ये नहीं कहा कि वेटलैंड्स को हमने यहाँ पे टच ही नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, उनका सस्टेनेबल इस्तेमाल करना है हमें वेटलैंड्स का। तो भारत ने आगे जाके 1982 के अंदर इस कन्वेंशन को यहाँ पे ज्वाइन किया और हमारी जो चिलिका लेक है और कोलोराडो नेशनल पार्क, ये सबसे पहले यहाँ पे रामसर साइट्स यहाँ पे बनी थी। एंड हर साल 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से साइट्स ऐड होती रही एंड अब जाके भारत के पास 100th रामसर साइट आ चुकी है। वो कौन सी है? सुराताल, या फिर इसको आप लोग जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। ये जो सेंचुरी है ये बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी उत्तर प्रदेश में, और ये एक ऑक्सबो लेक है। सवाल आता है कि सर ये ऑक्सबो लेक क्या है? देखो, होता पता क्या है कि जैसे मान लो आपकी एक नदी है, ये ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव करते जा रही है। समय के साथ साथ पता क्या होता है, यहाँ पर आपके डिपॉजिट्स या तो होने लग जाते हैं, जैसे यहाँ डिपॉजिट होने लग गया, या फिर ये एरिया इरोड होने लग जाता है। अब उस वजह से पता क्या होता है, ये जो आपकी नदी ऐसे जा रही थी ना, इसका कुछ हिस्सा आपकी मेन नदी से अलग हो जाएगा। ये वाला हिस्सा आप नोटिस करो, ये मेन नदी से अलग हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम क्या? ऑक्सबो लेक। एक ना हॉर्स शू जैसी आपकी ये लेक बन जाती है, क्रिसेंट शेप की आपकी लेक बन जाती है, जब अब आपकी जो रिवर है वो मेंडर्स को यहाँ पे कट कर देती है इस तरह से, तो अपनी मेन चैनल से ये अलग हो जाती है। ठीक है ना, एक डिटैच्ड वाटर बॉडी हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। तो दरअसल में जो सुराताल है ये भी एक डिटैच्ड बॉडी ही है, इसीलिए इसको ऑक्सबो लेक यहाँ पे हम बोल सकते हैं। नेचुरल है, पेरिनियल है, मतलब साल भर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें पानी, एंड ये 3 फ्रेश वाटर चैनल से यहाँ पे पानी आता है। एंड इंपॉर्टेंट पता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। आप सबको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में पता होगा, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स यहाँ पे मूव करते हैं, और रास्ते में यहाँ पे वो जो बलिया के अंदर जो सुराताल है वहां पर भी वो रुकते हैं, राइट। 1991 के अंदर इसको यहाँ पे बनाया गया था, इस पर्टिकुलर सुराताल को, आसपास के जो 45 गांव हैं उनको जमीन को इकट्ठा करके आगे जाके 2002 में इसका नाम रख दिया गया जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। इसमें आपके बहुत सारे आपके फ्लड प्लेन्स, मार्शेस, कुछ जगह में पानी भरा होता है, इनंडेटेड एरियाज, एग्रीकल्चर वेटलैंड्स, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो रामसर साइट एंड एट द सेम टाइम सुराताल, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है ऑपरेशन लंगड़ा इन उत्तर प्रदेश। अब पता क्या हुआ है, देखो एक ना उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक प्रैक्टिस है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन लंगड़ा। अब इसमें पता क्या होता है कि मान लो कोई पर्सन है, कोई चोर है, कोई बंदा है, वो भाग रहा है, कोई एक्यूज्ड है, तो पुलिस पता क्या करती है, पुलिस उनको सीधा पाँव में शूट कर देती है। इस चीज को बोलते हैं ऑपरेशन लंगड़ा, या इसको हाफ इनकाउंटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस बंदे को जान से नहीं मारा, आपने उसको पाँव में मारा, आपने उसको टांग के अंदर मारा। वो बंदा बच तो गया, पर आपने उसको यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंजरी दे दी है। अब इससे पता क्या होगा, ये आपका बंदा आगे के लिए कभी कोई जुर्म वगैरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसकी जो क्षमता है वो कम कर दी। अब उत्तर प्रदेश की सरकार का ऐसा मानना है कि हमारी ना देखो क्राइम के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ऐसे लोग जो बार बार वहां पे जुर्म करते हैं, तो सीधा उनको यहाँ पे पैर में शूट कर दिया जाता है। अब सवाल आता है ये कितना सही है कितना गलत है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे ये आजकल पॉपुलर बहुत हो गया है, क्योंकि देखो ये क्राइम को रोकने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। क्योंकि आप नोटिस करो, होता पता क्या है कि अगर आप कोर्ट कचहरी में जाओगे तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है, कन्विक्शन रेट भी वहाँ पे काफ़ी कम है, काफ़ी डिले हो जाता है। तो लोगों को लगता है नहीं नहीं यार अच्छी बात है, चलो एटलीस्ट इस पर्सन के पाँव में इसको शूट तो कर दिया, अब ये दोबारा जुर्म नहीं कर पाएगा। तो लोगों के अंदर ये चीज़ बहुत पॉपुलर हो रही है। उसके अलावा आपने केवल और केवल उसको टांग में ही इंजरी मारी, उसको आपने जान से थोड़ी मार दिया, तो ये भी एक तर्क दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक पुलिसिंग प्रैक्टिस यहाँ पे आज के समय बन चुकी है, पर बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट आवाज भी उठाते हैं कि देखो यार ऐसी बात अगर ऐसे करते रहोगे ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपने ना ड्यू प्रोसेस को ही वायलेट कर दिया। देखो यार उस बंदे को कितनी सजा होनी चाहिए, ये काम कोर्ट का है, राइट। पर आप लोग ही आज के समय कोर्ट बन चुके हो। अगर पुलिस ही सजा देने लग जाएगी कि कितना क्या करना है, इस बंदे को मारना है, पैर में मारना है या छोड़ देना है, तो भाई फिर कोर्ट का काम ही क्या है, अगर पुलिस को ही काम करना है ये सारे। ठीक है ना। प्लस एट द सेम टाइम हमारे पास आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ। अब देखो राइट टू लाइफ में हर एक चीज हम कवर करते हैं। अब कोई बंदा है अभी एक तरह से वो अक्यूज्ड है, अभी उसके ऊपर जुर्म साबित भी नहीं हुआ, हो सकता है वो निर्दोष हो, पर पुलिस वाले को लगा कि नहीं नहीं ये बंदे को हम मार देते हैं, पैर में ही मार रहे हैं ना, जान से थोड़ी मार रहे हैं, तो ह्यूमन राइट के कंसर्न भी यहाँ पे आ जाते हैं। उसी तरह से कौन इसकी जवाबदारी लेगा भाई, कल को किसी बंदे को आपने ऐसे ठोक दिया, ये क्या चल रहा है मतलब। ठीक है, क्या पुलिस वालों की जवाबदारी है यहाँ पे या नहीं है? सरकार खुद ही मतलब ऑपरेशन लंगड़ा यहाँ पे कर रही है। ठीक है, और इनफैक्ट
ऐसा देखा जाता है कि जो लोग ऐसे ऑपरेशंस करते हैं उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलती हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उनको अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं अनकाउंटर स्पेशलिस्ट वगैरह जैसे। तो ये और ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब सवाल आता है कि यार यहाँ पे कोर्ट का क्या मानना है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें क्लियरली बोला था कि भाई देखो, जब भी कोई इनकाउंटर वाले केस है इनको हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे बोली गई है कि यहाँ पे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगा, ताकि ये देखा जाए कि इसमें गलती किसकी थी, पुलिस वाले की या फिर कुछ ऐसा था कि और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। उसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई ये जो हाफ इनकाउंटर है ना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा रेगुलर बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, एंड ये गलत चीज़ है क्योंकि जो पनिशमेंट की पावर है वो केवल और केवल जुडिशरी के पास होती है। तो आज के टाइम यूपी पुलिस बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रही है, तो क्राइम कंट्रोल के ऊपर, ड्यू प्रोसेस के ऊपर और रूल ऑफ लॉ के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स आज के समय यहाँ पे उठ रहे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, आप लोग जरूर कमेंट्स में इसके रिगार्डिंग बताना। अगला टॉपिक दोस्तों जो हमें डिस्कस करना है वो है इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के बारे में। थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर पहले तो आप इस रीजन की बात करो। ये जो रीजन है ना, ये चैड बेसिन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें कई सारी कंट्रीज आ जाएंगी, जैसे आपका ये चैड तो है ही है, आपका नाइजर हो गया, नाइजीरिया वाला आपका रीजन हो गया, एंड आपका जो कैमरून भी हो गया इनफैक्ट। बाकी भी देखो आसपास के देश आ जाते हैं, पर मेजरली मैं यहाँ पे ना इन 4 देशों की बात कर रहा हूँ। वैसे आपका रीजन में अल्जीरिया, लीबिया, सुडान, सेंट्रल रिपब्लिक ये भी आ जाएगा, पर यहाँ पर मैं मेजरली 4 देशों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये वाले 4 देश। अब इन 4 देशों में पता क्या हो रहा है, इन 4 देशों के अंदर आपका जो इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। कैसे है क्या ये इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस? देखो नाम से जैसे आप समझ गए होंगे, हुआ पता क्या था, एक आपकी टेरर ग्रुप है बोको हराम। अब इसके अंदर 2016 में एक स्प्लिट हुआ, उस स्प्लिट के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है यहाँ पे निकल के आई। अब ये क्या करती है, ये इस एरिया को पूरा कंट्रोल करती है, वहां की जो लोकल अथॉरिटीज हैं, स्टेट अथॉरिटीज को यहाँ पे चैलेंज करती है। अब आज के टाइम ना इनका और यूएस और नाइजीरिया की बिल्कुल बन नहीं रही, क्योंकि आप नोटिस करो ये लड़ किसके साथ रहे हैं, ये स्टेट अथॉरिटी के साथ ही लड़ रहे हैं। तो नाइजीरिया भी और यूएसए ने मिलकर इनके अगेंस्ट ऑपरेशन यहाँ पे रन किया, और यहाँ पर इनके जो मेन कमांडर्स हैं उनको यहाँ पे मार दिया गया, क्योंकि इस रीजन के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि ये टेरर बढ़ाने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। समझ पाए मेरी बात को? तो थोड़ा सा और देखते हैं। अब होता पता क्या था, पहले बोको हराम बहुत यहाँ पे पॉपुलर थी। अब बोको हराम जैसे जैसे कमजोर हुई, उसके बाद यहाँ पर इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस ने यहाँ पे अपना कब्जा यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने वहां पर प्रॉपर रीजनल कमांडर्स बिठाए, प्रॉपर एक कंसल्टेटिव काउंसिल यहाँ पे बिठाई शूरा के नाम से। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में इन्होंने अपने टेरर को यहाँ पे बढ़ाया है। बाकी पैसा कहाँ से आता है इनके पास, देखो लोकल लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, एक्सटॉर्शन हो गया, अपना फिशिंग के माध्यम से फार्मिंग एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स वगैरह लगता है, जो भी लोकल ट्रेड रूट होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, तो वहां से पैसा आता है। अब पॉपुलर एक रीजन ये भी था कि पहले जो बोको हराम वगैरह था ना, वो किडनैप करके लोगों को लूटपाट करके वहां से पैसा कमाती थी, पर इन्होंने टैक्सेशन कर करके यहाँ पे पैसा यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है, और इसीलिए इनका जो कंट्रोल है बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो चुका है। 2021 में ना जो बोको हराम का लीडर था अबू बकर, उसकी यहाँ पे उसको मार गिराया गया था। उसके बाद से तो ISWAP और भी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो गई है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गई है। तो बहुत सारे लोग आज के टाइम के ऊपर जो वेस्ट अफ्रीका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं इस चीज़ को लेकर। तो यूएस ने भी यहाँ पे ऑपरेशन रन किया था। तो कितना सही है कितना गलत है हम उसमें तो नहीं जाएंगे, बट ये रीजन जो है आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, और इसका बारे में आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। एक ना मल्टीनेशनल ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई गई है नाइजीरिया, नाइजर, चैड, कैमरून और बेनिन के द्वारा, ताकि बोको हराम को और ISWAP को यहाँ पे खत्म किया जा पाए। तो वहाँ की जो लोकल सरकारें हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको डायरेक्ट चैलेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो आपको सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। तो दोस्तों ये इंडिया और यूके के बीच का बायलैटरल प्लेटफॉर्म है, ना कि यूएसए के बीच का।
तो इसलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट बनेगा। आईटीबीपी की बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, तो बिल्कुल भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर ही है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एपोजी की बात करें, देखो पेरिजी जो होता था वो होता सबसे पास वाला पॉइंट, एपोजी क्या होता है, वो होता है फारदेस्ट पॉइंट ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। लगभग 4 लाख किलोमीटर के आसपास ये नंबर है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फूड प्लेनेट प्राइस की बात करें तो इसको दोस्तों 2019 में स्टैब्लिश तो किया गया था, पर इसके लिए एक स्वीडिश एंटरप्रेन्योर थे, वो यहाँ रिस्पॉन्सिबल थे, तो इसलिए जो आखिरी स्टेटमेंट है वो भी अपने आप में गलत बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।